हेलो गाइस, आज हम एक साउथ कोरियन मिस्ट्री ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है मदर और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। सो गाइस, इस एक्सप्लेनेशन को पूरा सुनना एंड तक, आपको ये मूवी बहुत पसंद आई। एक ओल्ड लेडी होती हैं जो कि एक कोरियन फोक सॉन्ग पे डांस कर रही होती हैं और हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन ये एक मूवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन होता है और ये लास्ट का सीन होता है। तो हमें ये एंडिंग में समझ आएगा कि ये एक्चुअल में क्या इस सीन का मतलब था। उसके बाद मूवी थोड़ा पीछे जाती है और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये ओल्ड लेडी कुछ कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे इनका बेटा डून्जो एक कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और तभी इतने में वहाँ पे एक ज़ोर से गाड़ी आती है और वो गाड़ी उस कुत्ते को और डून्जो को ठोक के चली जाती है। उसके बाद में जिनटाए, जो कि डून्जो का खास दोस्त होता है, वो दोनों उस गाड़ी का पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी एक गोल्फ कोर्स के बाहर गई है। और वो इतने में उस गाड़ी का पीछा करते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं और गोल्फ कोर्स की पार्किंग में जाके उस गाड़ी को ढूंढते हैं और लकीली वो गाड़ी उनको दिख जाती है। और गाड़ी देखने के बाद में जिनटाए बहुत गुस्सा होता है और एक छलांग मारता है और गाड़ी का साइड मिरर तोड़ देता है, जिसको देख के हमारा डुन्जो भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो भी सेम स्टंट ट्राई करने की कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल गलत तरीके से जम करता है और वो गाड़ी के ऊपर कूद के गिर जाता है। सो नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जिनटाए और डुन्जो दोनों गोल्फ कोर्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे डुन्जो जो होता है वो पानी के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे वहाँ पे दो गोल्फ बॉल्स मिलती हैं, जिन्हें देख के वो बहुत खुश होता है। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि डुन्जो की दिमागी हालत थोड़ी सही नहीं है। जिनटाई भी उसे देख के पागल समझता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और चुपचाप कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस इनका सेटलमेंट कराती है। वो बोलते हैं कि जो भी डैमेज हुआ है, जो ओनर्स हैं उस गाड़ी के, वो पे करने के लिए रेडी हैं। बट वहीं पे तभी एक ओनर बोलता है कि इन दोनों ने मेरी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ा है, जो कि बहुत महंगा है, तो मुझे उसके भी पैसे चाहिए। और वो एक्चुअल में बहुत महंगा होता है, जिससे कि ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और इतने में फिर वहीं पे पुलिस इनको छोड़ देती है और वो जो भी उसका नुकसान होता है डुन्जो की मम्मी से लेते हैं पुलिस वाले। उसके बाद में डुन्जो जो होता है वो काफ़ी अपसेट होता है। वो एक बार में जाके ड्रिंक करता है और वो इतनी ड्रिंक करता है कि वो वहीं पे ही ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसको होश आता है तो देखता है कि बहुत रात हो गई थी और वो ओनर उसके पास आके बोलती है कि तुम अब चले जाओ और हमें बिल पे करके जाओ। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते और इतने में ओनर की बेटी वहाँ पे आ जाती है, जिसको डुन्जो पहले से जानता है और वो उससे हाय हेलो करता है। लेकिन ओनर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ से बिल दो और निकलो। लेकिन डुन्जो के पास पैसे नहीं होते, तो वो जो उसको गोल्फ कोर्स में जो दो बॉल्स मिली थी, वो दोनों बॉल्स उसको ऑफ़र करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव बॉल्स हैं। बट वो कुछ नहीं बोलती ओनर, क्योंकि उसको पता है कि ये पागल है। और वो उसको बोलती है कि तुम जाओ, जो भी पैसा है वो मैं तुम्हारी मम्मी से ले लूँगी। उसके बाद में डुन्जो अपने घर की तरफ निकल रहा होता है, तभी उसको रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मून आजुंग होता है। तो ये उस लड़की के पास जाता है और उसको ड्रिंक्स के लिए ऑफ़र करता है। बट वो लड़की बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि बहुत रात हो चुकी होती है। लेकिन उसके बाद एक दो बार और उससे पूछता है, जिससे कि उस लड़की को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और वो भागने लगती है। तभी वो एक खंडर के पास जाके रुक जाती है और उसे लगता है कि ये लड़का ठीक नहीं है, तो वो उस खंडर के अंदर चली जाती है। और जब टूनजो वहाँ से जा रहा होता है तो उसको ये एक पत्थर फेंक के मारती है, जिसे देखने के बाद में ये थोड़ा डर भी जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अपने घर जाके सो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी खंडर के पास में नेक्स्ट डे कुछ पुलिस वाले आए होते हैं और वो देखते हैं कि उस खंडर की छत पे एक लड़की को उल्टा लटकाया होता है, जो कि मर चुकी है। और ये सीन यार काफ़ी ब्रूटल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इस गांव में पहले ऐसा कोई भी मर्डर केस नहीं आया। सो ये एक पहला केस था, जिसे देख के पुलिस भी थोड़ी हैरान हो जाती है कि किसने ऐसा किया होगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि डुन्जो की मम्मी जो होती हैं वो कुछ कर रही होती हैं, तभी वहाँ पे पुलिस आती है और डुन्जो को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाने लगती है, जिसे देख के उसकी मम्मी काफ़ी घबरा जाती है और वो पुलिस वाले के पास जाती है। लेकिन इतने में पुलिस वाले गाड़ी भगा लेते हैं वहाँ से और उसकी मम्मी काफ़ी दूर तक फॉलो करती है। बट एट दी एंड वो कुछ नहीं कर पाती हैं और वो रुक जाती हैं। उसके बाद में डुन्जो को जेल में ले जाया जाता है और जेल में ले जाकर उससे कुछ सवाल जवाब करे जाते हैं। और एट दी एंड वो थोड़ा पागल होता है, इसलिए वो कबूल कर लेता है कि हाँ भाई, मैंने उस लड़की को मारा था, बिकॉज मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। और उससे उस जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन कर देता है कि येस, आई एम द किलर। और ये केस वहीं पे क्लोज हो जाता है। लेकिन गाइस, ये मूवी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। ये केस इतना सीधा नहीं होता,
क्योंकि जो डुनज़ो की मम्मी होती है उसको पता है कि डुनज़ो की जो दिमागी हालत है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को थोड़ा सा भी हर्ट नहीं कर सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। इसी वजह से वो पुलिस के पास जाती है, और जो पुलिस वाला होता है वो भी उसी गांव का लोकल होता है जिसको उसकी मम्मी जानती है। तो वो उसको जाके बोलती है कि तुम भी जानते हो कि डुनज़ो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और पुलिस वाला भी कहीं ना कहीं ये जानता है कि ये बात सही भी है, क्योंकि डुनज़ो जो है दिमाग से थोड़ा सा पैदल है, उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो किसी को मार सके। बट वो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है कि डुनज़ो ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उस लड़की का खून इसी ने किया है, और उसने उस पेपर पे भी साइन किया है। तो अब उनके पास एक लीगल एविडेंस है, और जिसके अब अगेंस्ट में वो नहीं जा सकते। नेक्स्ट डे डुनज़ो की मम्मी एक लॉयर को लेके आती हैं, और वो बोलती हैं कि तुम इस लॉयर को बताओ कि तुमने उस रात को क्या क्या किया, और वो सारी चीज़ें तुम एक एक चीज़ याद करके इनको बताओ, जिससे कि ये कुछ तुम्हारा केस लड़ सकें और तुमको बेगुनाह साबित कर सकें। और ये देखने के बाद में डुनज़ो को कुछ समझ नहीं आता, और वो लॉयर भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लॉयर को भी समझ आ जाता है कि डुनज़ो की दिमागी हालत सही नहीं है और वो एक पागल है। तो वो भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस केस के ऊपर। लेकिन डुनज़ो की मम्मी काफ़ी इंसिस्ट करती हैं और डुनज़ो को बोलती हैं कि तुम याद करो। और काफ़ी बोलने के बाद में जब वो याद करता है तो उसको इतना याद आता है कि पार्किंग लॉट में जब उस मर्सिडीज़ का साइड मिरर तोड़ा था, वो डुनज़ो ने नहीं, जिनटाई ने तोड़ा था, लेकिन उसका इल्ज़ाम हमारे डुनज़ो पे डाल दिया था जिनटाई ने। जिसे सुनने के बाद में उसकी मम्मी को समझ आ जाता है कि जिनटाई अच्छा लड़का नहीं है, और वो उस एरिया का गुंडा भी था है। तो वो भी जानती है कि वो ऐसी हरकतें कर सकता है, और शायद क्या पता उसी ने इस लड़की को मारा हो। तो वो खुद से एविडेंस के लिए उसके घर जाती है। जब वो जिनटाई के घर जाती है तो वहाँ पे उसको एक गोल्फ स्टिक मिलती है, और उसे देखने के बाद में लगता है उसके ऊपर थोड़ा सा एक रेड स्टेन होता है, जिसे देख के वो सोचती है कि ये पक्का खून है, और जिनटाई ने ही उस लड़की को मारा है। और ये लेके वो पुलिस स्टेशन में जाती है और बोलती है कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें और चेक करें कि ये किसका खून है। लेकिन जब चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये एक ब्लड स्टेन नहीं है, एक लिपस्टिक का स्टेन है जिसका कलर रेड होता है। और फिर इतने में पता चलता है कि पुलिस भी अब इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और ये देखने के बाद में उसकी मम्मी को भी थोड़ा बुरा लगता है। जब डुनज़ो की मम्मी घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे ऑलरेडी जिनटाई पहले से होता है, और वो बहुत गुस्से में होता है, जिससे देख के डुनज़ो की मम्मी डर जाती है। लेकिन जिनटाई को भी दया आ जाती है, वो बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि आपने जो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि डुनज़ो जो होता है वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे एक दो प्रिजनर्स और होते हैं उसके पास में, जो कि आके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको पागल पागल बोलने लगते हैं। और ये चीज़ आप भी जानते हो कि यार इसको कोई पागल बोले तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इतने में वो एक दो प्रिजनर्स को वहीं पे मार देता है, जिससे कि उन्हें बहुत चोट आती है और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इतने में वहाँ पे उसकी मम्मी आ जाती हैं, और उसकी मम्मी बोलती हैं कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि इससे वो लोग तुम पे और ज़्यादा शक करेंगे और तुम्हारे बाहर आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। लेकिन डुनज़ो में इतना दिमाग नहीं होता, और डुनज़ो बोलता है कि मुझे एक और चीज़ याद आई जब मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, और वो ये कि मुझे याद आया कि जब मैं 5 साल का था तब तुमने मुझे जहर दे के मारने की कोशिश करी थी। और ये सुनने के बाद में डुनज़ो की मम्मी को बहुत बुरा लगता है, और वो समझ जाती है कि अब डुनज़ो से बात नहीं करेगा, और यही होता है। लास्ट में जब वो जा रही होती हैं तब उसको बोलता है कि आप प्लीज़ मुझसे दोबारा मिलने मत आना। और डुनज़ो की ये बात सुन के उसकी मम्मी को इतना बुरा लगता है कि वो बहुत रोती है, और वो सोचती हैं कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद में हमें एक सीन में ये दिखाया जाता है कि मून आजुंग एक दुकान पे जाती है, और वहाँ पे वो फ़ोन में से कुछ प्रिंट करने के लिए बोलती हैं। इतने में उसकी नाक से खून आने लगता है, और ये वही लड़की होती है जिसका मर्डर हुआ था। फिर वो औरत जिसकी दुकान में मून आजुंग जेरोक्स के लिए आई थी, वो उस मून आजुंग के घर जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि मून आजुंग के घर पे कोई नहीं है, उसके मम्मी पापा नहीं है जो कि मर चुके हैं, और वहाँ पे उसकी सिर्फ एक दादी रहती है जो कि बहुत नशेड़ी होती है, और वो सिर्फ राइस बियर और नशा करती है। और ये देखने के बाद में वो समझ जाती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि यार उसकी मम्मी पापा की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, और उसकी दादी बहुत ही लालची और नशेड़ी औरत है। उसके बाद में डुनज़ो की मम्मी स्कूल में जाती हैं और मून आजुंग की बेस्ट फ्रेंड से कुछ बातें करती हैं, और उन्हें पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ही माहिर है टेक्निकल चीज़ें करने में, और वो
फ़ोन के कैमरा के साउंड को बंद कर सकती है, जिससे कि कभी भी आप फ़ोटो क्लिक करो तो कभी भी उस पर एक कोई क्लिक करने की आवाज़ नहीं आएगी। तो वो उसे अपना फ़ोन देती है और वो भी बोलती है कि ये फ़ीचर मेरे फ़ोन में भी आप इनेबल करके दो, जिससे कि वो करने लगती है। लेकिन इतने में ही वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और ये देखने के बाद में उसकी मम्मी को उस पर शक हो जाता है। तो जब वो पीछा करती है तो वो देखती है कि दो लड़के उसकी मून नाजुंग की बेस्ट फ्रेंड को मार रहे होते हैं और वो समझ आती है कि कुछ ना कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रही है। फिर डूनज़ो की मम्मी उन दोनों लड़कों को पकड़ती है, फिर उनको थोड़ा टॉर्चर करके उनसे निकलवाने की कोशिश करती है इन्फॉर्मेशन। तब वो लड़के बताते हैं कि जो मूना जुंग है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो लड़कों के साथ में बहुत गलत गलत काम करती है, बदले में वो राइस बियर लेती हैं। और हमें ये भी समझ आता है कि वो राइस बियर अपने लिए नहीं लेती, वो एक्चुअल में अपनी दादी के लिए लेती हैं, क्योंकि उसकी दादी को राइस बियर बहुत पसंद होती है और वो मून आजुंग को काफ़ी टॉर्चर भी करती है राइस बियर लाने के लिए। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डूनजो की मम्मी मून आजुंग के घर जाती है, जहाँ पे उसकी दादी वेट कर रही होती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भी ज़िंदा है, पोती, लेकिन एक्चुअल में उसकी पोती मर चुकी है। उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो अपनी पोती से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो सिर्फ पैसों से प्यार करती है और अपनी राइस बियर से प्यार करती है। तो डूनजो की मम्मी उसको राइस बियर ऑफ़र करती है और कुछ पैसे भी ऑफ़र करती है, लेकिन बदले में वो फ़ोन मांगती है जो कि मून आजुंग यूज़ करती थी। क्योंकि मून आजुंग हमेशा किसी भी लड़के के साथ में कुछ भी करती थी तो वो हमेशा एक फ़ोटो क्लिक करती थी उस इंसान का। तो वो भी समझ जाती है कि उस फ़ोन के थ्रू वो पहुंच सकती है उसके किलर के पास में, और वो अपनी बातों से उसकी दादी को बहका देती है, जिससे कि वो उसकी दादी कुछ पैसों के लिए वो फ़ोन उसको दे देती है। और जब वो मून आजुंग का फ़ोन चेक करती है तो उसमें काफ़ी लड़कों की फ़ोटो होती हैं और वो समझ जाती है कि इन्हीं में से भी कोई किलर है। और वो अगले दिन जेल में जाती है अपने बेटे से मिलने, डूनजो से, और वो वहाँ पे जाके उसको फ़ोटोज़ दिखाती है और डूनजो पहचान लेता है कि वो एक बुढ़ा आदमी था। और इतने में जब वो बुढ़े आदमी की फ़ोटोज़ को दिखाती है तो डूनजो नॉड करता है, यस ही इज़ द किलर। और इतने में वो समझ जाती है और वो बुढ़े आदमी को वो जानती है, क्योंकि वो वहाँ उस गांव का एक कबाड़ी वाला होता है। तो वो उस कबाड़ी वाले के घर में जाती है उससे कुछ पूछताछ करने। और यहाँ पे आता है एक तगड़ा थ्रिलर। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो किलर वो बुढ़ा आदमी नहीं, उल्टा वो बुढ़ा आदमी उसको बताता है कि उस रात जब वो मर्डर हुआ था वो उसी खंडर में रुका हुआ था, क्योंकि वो उसके पास कोई जगह नहीं होती तो वो कहीं पे भी जाके सो जाता था और वो कभी कभार उस खंडर में जाके भी सोता था। तो उस रात जब वो खंडर में सो रहा होता है वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की आके छुप जाती है और वो किसी लड़के से कुछ बहस कर रही होती है। तभी उस लड़के की तरफ वो पत्थर फेंकती है और उसको पागल बोल देती है। और आप जानते हो कि पागल सुनने के बाद में हमारा डुनजो पागल हो जाता है और वो उस लड़की को वहीं पे मार देता है और फिर उसकी बॉडी को वो ऊपर लेके जाता है छत पे और उसको लटका देता है। और ये जानने के बाद में उसकी मम्मी को समझ आ जाता है कि ये खून एक्चुअल में डुनजो ने ही किया होता है और अब वो उसको कुछ भी करके नहीं बचा सकती। लेकिन तभी जब वो पुलिस वाले को कॉल करने लगता है बुढ़ा आदमी, इतने में वो उस बुढ़े आदमी को पत्थर से मार देती है और उसका घर जला देती है, जिससे कि किसी को भी शक ना हो कि उसको किसी ने मारा है और सबको ये लगे कि उसका घर जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कोई लड़का होता है जो कि थोड़ा सा, वो भी उसकी भी दिमागी हालत सही नहीं होती और पुलिस को उस पर भी शक होता है क्योंकि उसके कपड़ों पे से मून आजुम का थोड़ा खून मिला था। लेकिन जेल में जाने के बाद में उसको समझ आ जाता है डूनजो की मम्मी को कि भाई ये खून उस लड़के ने नहीं, उसके बेटे डूनजो ने ही किया है। लेकिन वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। वो उस लड़के से मिलती है और वो बोल देते हैं कि ठीक है इसको अरेस्ट कर लो, और इतने में पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और डूनजो को छोड़ देती है। फिर डूनजो जब निकलता है उस जेल से, उसके बाद में वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके दोस्त जिंटाए और उस ओनर, बार ओनर की लड़की मीना उसको लेने के लिए आती हैं और एक केक काटती हैं, जिससे उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग जब रास्ते से जा रहे होते हैं तब वो डुनजो देखता है कि उस कबाड़ी वाले का घर किसी ने जला दिया और उसे पता चलता है कि कबाड़ी वाला उसमें मर गया। लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं और जब कुछ ढूंढने की कोशिश करता है तब उसको उसकी मम्मी के वहाँ पे कुछ एक सामान मिलता है जो कि वो समझ आता है कि उसकी मम्मी का है और वो उसको अपने साथ रख लेता है। फिर घर जाने के बाद में उसकी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है और वो कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी वो देखती हैं कि डुनजो उनको जब सी ऑफ करने के लिए आता है तब उसको वो एक्यूपंचर
जो नीडल्स होती हैं, जब उसका बॉक्स देता है तो वो समझ जाती है कि बॉक्स उस दिन ये उस बूढ़े आदमी के घर लेके गई थी और ये शायद उसको मारने के बाद में वहीं छूट गया था। तो उसको समझ आ जाता है, लेकिन डुन्जो को ये पता नहीं होता कि ये वहाँ पे कैसे पहुँचा। और फिर उसकी मम्मी को बहुत एक गिल्ट होता है कि उसने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो खुद अपना इलाज करती है अपनी एक्यूपंक्चर नीडल्स के थ्रू। और जब वो अपने अंदर वो नीडल्स डालती हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं और वो थोड़ा खुश हो जाती हैं, जिससे कि वो थोड़ा डांस करने लगती हैं। और तब वो मूवी के एंड में वो लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खेत में डून्जो की मम्मी नाच रही होती हैं। तो गाइज़ यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है और आई होप ये मूवी आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये मूवी आपको, कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मूवी की एक्सप्लेनेशन दूँ तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं गाइज़। और तब तक के लिए सी यू।